हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आवाज आवाज सब साफ आ रही है मेरी? है? आवाज आ रही है साफ? बिल्कुल बढ़िया। आज मैं आप लोगों के लिए एक, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आप लोगों के लिए जो है ये फ्राइडे सैटरडे हम लोग जो है वो ग्रामर वाले में क्या करेंगे, वो कैब करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे। तो देखो मेरे पीछे दिख रहा है तुमको बढ़िया सा, ये देखो, है ना? तो यही फिर उसके बाद हम लोग ऑनलाइन टेस्ट में, इसके साथ ही मैं ऑनलाइन टेस्ट में जो है दो करवा के और उसमें और जो है ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि जब पढ़े हुए होते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट 20-20 मिनट्स के ऑनलाइन टेस्ट दूंगी, जिसमें तुम लोग जो है ये सॉल्व करोगे। टाइमर चलता रहेगा और तुम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक है भाई? है भाई मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? तो शुरू करें, है ना? अब आपको पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है, आपको ना इसमें एंटोनिम्स बताने हैं। आप एंटोनिम्स देने हैं आप लोगों को। तो एंटोनिम्स में सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। हम क्या करेंगे, जो समझेंगे भी ना उनको विद द हेल्प ऑफ इन्हीं चीज़ों से समझेंगे कि पहले मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से करा रही हूँ। तरीका क्या है वो ये है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तरीका ये है कि आपका जो ये मैं आज और कल जो करवाऊंगी, संडे को आप लोगों को ये इकट्ठा होकर ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा और आपको मैं एक टाइमर उसमें सेट करके दूंगी कि आप लोगों को इतने समय में ये टेस्ट कर लेना है। तो आप लोगों जो अभी पढ़कर जा रहे हो वो पूरा रिवीजन आपका जो है वो संडे में हो जाएगा, जब आपको वो ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी, एंटोनिम्स भी, ईडियम्स भी, ये भी लो वो भी लो और सब कुछ लो। ठीक है? तो अब हम लोग जो है सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम एंटोनिम, पहला जो है हमारा आ रहा है फ्लरी। अब फ्लरी के साथ आप ये चार आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, डिस्क्लोज, सूद, पेल्ट, अचीव। अब बताओ इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए। पहले फ्लरी का मीनिंग जो है वो अपने मन में सोचो क्या हो, फिर मैं बताऊंगी, फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फ्लरी, हाँ फ्लरी फ्लरी फ्लरी। फ्लरी का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है तेजी से होने वाली कोई एक्टिविटी। ठीक है? एकदम से होने वाली कोई एक्साइटिंग सी एक्टिविटी। इसका एकदम से होने वाली, एकदम से एक्साइटेड होना, एकदम से एक्साइटिंग होने वाली एक्टिविटी जो होती है उसे कहते हैं फ्लरी। एकदम से होने वाली एक्टिविटी। तो उसका उल्टा क्या होगा भाई? शांत। उसका उल्टा क्या होगा? शांत। तो दैट इज फ्लरी का जो ऑपोजिट होगा वो होगा शांत। देखो फ्लरी जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्लरी जो है उसका मीनिंग होता है एकदम से होने वाली जो एक्टिविटी होती है। फ्लरी मीन्स समथिंग सच एज एक्टिविटी और एक्साइटमेंट इन द शॉर्ट इंटेंस पीरियड। बहुत थोड़ी देर के लिए होने वाला जो एक्साइटमेंट है, बहुत थोड़ी देर के लिए होने वाली जो एक्साइटिंग सी एक्टिविटी है, उसे क्या कहेंगे? फ्लरी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सूद। द आंसर इज सूद। चलो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। सबसर्वियंट, पेल्ट होता फेंकना, पत्थर फेंकना। सबसर्वियंट, सबसर्वियंट, है ना? तो सबसर्वियंट का आप ये अग्रेसिव, डिग्निफाइड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सुपरसिलियस। देखो भाई, सबसर्वियंट का मतलब होता है तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सबसर्वियंट का क्या मतलब हुआ भाई? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं भैया, हम तो जो तुमको पसंद है वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद, तो भाई सबसर्वियंट का मतलब होता है बेह, हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत ज्यादा चापलूस किस्म के होंगे। तो सबसर्वियंट का मतलब होगा कंप्लायंट, बहुत ज्यादा ओबीडियंट, कंप्लायंट। इसके अलावा बहुत, ये सबमिसिव भी हम उसे कह सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? दैट इज डिग्निफाइड। डिग्निफाइड। हम तो जो हमें पसंद होगा हम जो है आपकी बात भी रखेंगे मगर अपनी बात। भाई ऐसा नहीं है कि हम जो है अपनी खाल उतार के जूते पहना देंगे। सब सर्वियंट का मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा जो होता है कंप्लायंट जो होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो आज्ञाकारी होते हैं, दैट इज सब सर्वियंट। देखिए सब सर्वियंट सबसे बड़े सर्वेंट। सब सर्वियंट से आप ये करके इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, सबसे बड़े सर्वेंट। ठीक है? जैसे एक दिन मैं एक उसका करेले का वो सुन रही थी। एक किसी ने ट्रिक बताई थी कि करेले को इंग्लिश में जो है
वो कहते हैं चेरेंटिस कहते हैं, चेरेंटिस वो जो है वो बोला जाता है, या तो आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, वैसे तो बिटर गोट भी बोलते हैं, चेरेंटिस भी बोलते हैं करेले को, है ना, चेरेंटिस बोला जाता है। तो उसने एक ट्रिक बताई थी, मैं सुन रही थी, तो चेरेंटिस का क्या है कि जहाँ 4 आंटी इकट्ठी होती हैं वो कड़वा कड़वा बोलती हैं, तो चेरेंटिस इससे याद रह जाता है। तो चेरेंटिस जो है उससे हो गया कि वो करेले के लिए जो है वो यूज हुआ। तो ऐसे ही मैंने सबसर्विएंट का बताया, सबसे बड़ा सर्वेंट, तो दैट इज सबसर्विएंट। उसका ऑपोजिट होगा दैट इज डिग्निफाइड। तो इसका ऑपोजिट होगा डिग्निफाइड। इसमें एक वर्ड और आ रहा है आपका, दैट इज सुपरसिलियस। ठीक है, सुपरसिलियस जो है ये वर्ड होता है बहुत ही ज्यादा घमंडी जो होता है, दैट इज उसे सुपरसिलियस कहते हैं। ठीक है, जो अपने आप को बहुत अपने से ऊपर किसी को समझे ही ना। ठीक है, सुपरसिलियस जो होते हैं बहुत ही वेन, बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। तो जो है ना एक ये ना ये सिलियस जो होता है ना उसको बोलते हैं, यहाँ इसको बोला जाता है, ये जो ये वाला हिस्सा होता है, हाँ, जिसकी सुपर सिलियस यही है ना, ये जो आईज का ये जो हिस्सा होता है, तो जो ना आंख हमेशा ऊपर गई, यू कीड़ा मकोड़ास, वी डोंट टॉक टू यू कीड़ा मकोड़ास, तो उन्हें कहते हैं सुपर सिलियस। वेन, बहुत ज्यादा घमंडी, उनको बोला जाता है सुपर सिलियस। तो वेन जो होते हैं उनको बोलते हैं सुपर सिलियस। ठीक है, तो सबसर्विएंट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परसुएसिव। परसुएसिव जो है इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिमोरलाइजिंग, फॉल्स, डिस्करेजिंग, अनकन्विंसिंग। परसुएसिव देखिए, परसुएसिव का मतलब होता है कि किसी को कोई बात कहने कि ऐसा बनवाओ किसी को कि वह आपकी बात मान ही जाए। किसी को मतलब मनवा दो अपनी बात, दैट इज परसुएसिव। तो उसका उल्टा क्या होगा? अनकन्विंसिंग, हम ना मानते। तो ये ना परसुएड करने का मतलब होता है, जैसे कि भाई आप लोगों ने देखा होगा कि जब जैसे अभी ये इस पे चलता भी रहता है कि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना होता है तो हाउ मच दे जो है परसुएड पीपल टू बाय दैट। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह जो होती हैं चीज़ें, तो उसमें हाउ मच दे परसुएड पीपल टू डू दोस टू बाय दैट प्रोडक्ट, टू डू दैट थिंग। तो परसुएड करने का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए, है ना, जो है वो बचा ले किसी, हाँ, जैसे हो गए कि बस जो है 10 मिनट बचे हैं, अब सेल चल रही है, तो परसुएड करने का मतलब किसी को कोई काम करने के लिए मना लेना। अनकन्विंसिंग होगा कि आप अपनी बात किसी को मनवा ही नहीं पा रहे। नहीं, मैं तो नहीं आई थी, मुझे मनाने की कोशिश करी थी उन्होंने, लेकिन मैं आई नहीं थी। अनकन्विंसिंग, वो तो क्रेडिट कार्ड वाला में तो फंस गई थी मैं भी, हाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज जो है ये, एक मिनट, इसकी ये फैक्टिशियस था, ये थोड़ी सी इसकी स्पेलिंग गलत हो रही है। ये है FACTITIOUS, फैक्टिशियस। तो अब आप यहाँ हैं, तो ये फैक्टिशियस है। इस फैक्टिशियस को जो है अब आपको इसको देखना है, रिडिक्यूलस, जेन्युइन, इंजीनियर्ड, मैग्निफिसेंट। फैक्टिशियस का मतलब क्या होता है? देखो भाई, फैक्टिशियस जो होता है उसका मतलब होता है कि कोई चीज समथिंग आर्टिफिशियली क्रिएटेड। ठीक है, समथिंग कोई चीज जो बनाई गई है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड। इसका मतलब ये नहीं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो होता है उसको बोला जाता है फैक्टिशियस, जो कुछ है नहीं, बनाई गई है। इंजीनियर्ड भी वही चीज है, इसका सिनोनिम है इंजीनियर्ड। फैक्टिशियस का जो चीज आर्टिफिशियली क्रिएट करी गई है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, रिडिकुलस होता है मूर्खतापूर्ण। तो फैक्टिशियस का उल्टा क्या होगा? जेन्युइन। उसका ऑपोजिट क्या होगा? दैट विल बी जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन जो है वो उसका ऑपोजिट होगा, बिल्कुल। मैग्निफिसेंट का मतलब है शानदार। अभी आप लोगों ने मैग्निफिसेंट, आजकल क्या चल रहा है पूरा, उस पे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग का चल रहा है जामनगर वाला पूरा जो है चल रहा है। तो वहां पर आपने देखा होगा हर चीज जो है बड़ी मैग्निफिसेंट है, बहुत ही ज्यादा जो है वो कि चाहे वो नीता अंबानी जी का हार हो, चाहे वो अनंत अंबानी जी की घड़ी हो, तो एवरीथिंग इज मैग्निफिसेंट, है ना। वो यार रिहाना का आना हो तो वो शानदार जो है वो दैट इज मैग्निफिसेंट। ठीक है, तो यहाँ तक है। तो जैसे रिहाना से पूछा गया हाउ डू यू लाइक इंडिया, थैंक यू, है ना। तो वो जो है रिहाना वाज आल्सो मैग्निफिसेंट, तो बहुत ही जो है हर चीज शानदार जो है वो दिखाई गई है उसमें। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेगेशियस।
सेगेशियस, कैजुअल, कनिंग, फूलिश, फॉल्स। सेगेशियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा होशियार है, श्रूड है, दैट इज सेगेशियस। श्रूड है, बहुत होशियार है, दैट इज हमारा 14 करोड़ की वॉच, और क्या देखा है, तो 14 करोड़ की वॉच पहन रखी है उसने। सेगेशियस का मतलब होता है कि कीन प्रैक्टिकल सेंस, कीन प्रैक्टिकल सेंस के बारे में, बहुत ही ज्यादा जो प्रैक्टिकल होता है, कीन प्रैक्टिकल सेंस रखने वाला जो व्यक्ति है उसे सेगेशियस कहते हैं। बहुत ही ज्यादा जो बहुत ही होशियार व्यक्ति हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, कीन प्रैक्टिकल सेंस, तो भैया उसका उल्टा क्या होगा, फूलिश, मूर्ख, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, दैट इज सेगेशियस का उल्टा होगा, दैट इज फूलिश। ठीक है, अब यहां तक ये एंटोनिम्स करें। अब हम लोग जो है ये ईडियम्स करेंगे। ये ईडियम्स हैं, अब आप लोग जरा ये ईडियम देखिए। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। Every political party is at present playing to the gallery, adopting cheap tactics, befooling the common men, fighting for votes, appeasing the masses। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, playing to the gallery का मतलब होता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है कि जब आप जो कोई व्यवहार करते हो ना, वो आपका रियल व्यवहार होता नहीं है। आप शो ऑफ करते हो, आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बन जाते हो, आप जरूरत से ज्यादा जो है वो चीजें जो है वो करने लगते हो, जो आपका रियल जो है, आप केवल जो काम कर रहे हो वो दूसरे को खुश करने के लिए कर रहे हो, इसे कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर नॉट डूइंग फॉर योर सेल्फ। अपने आप को सोच के देखना कि वेन जब जब सुपर वुमन बनने के चक्कर में यू फॉरगेट योर सेल्फ एंड यू डू टू एवरीथिंग टू प्लीज अदर्स, सोचो सोचो, प्लेइंग टू द गैलरी, दैट वे यू प्लेइंग टू द गैलरी। हलवा मैं बना लूंगी मम्मी जी, ये काम मैं कर लूंगी, ये काम मैं कर, नहीं, ये मैं कर लूंगी, ये मैं कर लूंगी, ये मैं कर लूंगी, व्हाई आर यू डूइंग इट, है ना, यू आर प्लेइंग, दैट इज, वो जो चीज है वो क्या है। अभी पॉलिटिकल पार्टी है, जब आप चुनाव के समय आते हैं, कोई भी चीज आती है तो आपको भी पता है जो चीजें होती है तो वो किसको, जनता को खुश करने के लिए किया जाता है, अपीजिंग द मासेस, मास को खुश करने के लिए। तो ये जो है वो क्या हो गया, दैट इज अपीजिंग द मासेस, समझे। तो ये है प्लेइंग टू द गैलरी, मीन्स प्लेइंग टू द गैलरी, अपीजिंग द मासेस, अगर हम इसमें बोलते हैं तो यहां पर ये है कि अटेंशन सीकिंग, डिस्ट्रैक्टिंग एंड शोइंग ऑफ, टू बिहेव इन अ वे इंटेंडेड टू मेक पीपल हैप्पी, बस किसी भी तरीके से लोगों को खुश करना है, दैट इज वी कॉल प्लेइंग टू द गैलरी। His blood ran cold when he heard his uncle was murdered. His blood ran cold, खून ठंडा हो गया। He was frightened, he was horrified, he was disgusted, he was depressed। नहीं, ब्लड, खून ठंडा हो जाने का मतलब था डर जाना, भयंकर रूप से डर जाना। हॉरिफाइड तो नहीं होता, फ्राइटेंड। भाई अब जो है यहां पर इसका आंसर है दैट इज ए। देखो भाई हाँ जी, इसका आंसर जो है वो ए है, इसका आंसर जो है वो बी नहीं है। और हॉरिफाइड एंड फ्राइटेंड में होता है कि बहुत ज्यादा डर जाने को फ्राइटेंड कहते हैं। हॉरिफाइड का वैसे वैसे एक्सट्रीमली शॉक्ड भी होता है, तो मेरे हिसाब से वैसे यहाँ बी भी ठीक हो सकता था। लेकिन ब्लड रैन कोल्ड का मतलब जो होता है वो भूत से डर जाए तो हॉरिफाइड, एक्सट्रीमली शॉक्ड को बोला जाता है हॉरिफाइड, एक्सट्रीमली शॉक्ड। ठीक है, एक्सट्रीमली शॉक्ड का जो होता है वो मीनिंग होता है हॉरिफाइड। तो डर, यहाँ डरने के सेंस में जो है वो कहा गया है, ही वाज फ्राइटेंड। ठीक है जी, तो इसका आंसर है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद सम रिजर्वेशन, टू टेक विद टोटल डिसबिलीफ, टू टेक होल हार्टेडली, टू टेक सीरियसली। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, आप लोगों ने अपने हमेशा सभी व्यक्तियों ने अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स की कहानियां जरूर सुनी होंगी, और कई बार आप उस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम तो एक जोड़ी कपड़ों में पूरा साल बिता दिया करते थे। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे इतने अच्छे नंबर आया करते थे, अपने आप को देख लो जरा। ठीक है, चाहे बाद में जो है ये सारी चीजें जो है सभी ने अपने जीवन काल में सुन रखी होती हैं। ठीक है, और तो क्या आप उस पर पूर्णतया जो है वो विश्वास कर लेते हैं? करते हैं मगर पूरी तरीके से नहीं करते, है ना। ठीक है, नहीं पहले जब जो है आप पूरी तरीके से नहीं करते,
ठीक है भाई, कई बार जो होता है, अब मैं ही अगर अपने बच्चे को, चाहे मैं, अब अगर मेरे बच्ची जो है वो जिद करे, और मैं कहूँ जब मैं तेरी उम्र की थी मैं तो बिल्कुल भी जिद नहीं किया करती थी, मेरी मम्मी तो उदाहरण देती थी मेरे कि इतने मेरे इस बच्चे से ज्यादा सीधा बच्चा कोई नहीं, ये एकदम बहुत बड़ा वाला झूठ है ये, है मेरे से ज्यादा जिद्दी बच्चा कोई नहीं था। अब मैं अपने अपने बच्चे को ये उदाहरण दूं, तो मेरा बच्चा आज की मेरी नेचर देखते हुए ये सोचेगा, यार ये बात पूरी तरीके से तो सच नहीं हो सकती, है ना। तो ये जो है, ये पूरी तरीके से सच नहीं हो सकती, तो भाई हो सकता है भाई मम्मी है तो बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो ये होगा टू टेक विथ सम रिजर्वेशन, किसी बात को पूरी तरीके से ना मानना, मतलब थोड़ा सा उस पर संशय जो है वो रखना, उसे कहते हैं टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो बस 1 घंटा रील्स देखते थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक, बिल्कुल सही बात है। 1 घंटा रील्स देखते थे, वो 1 घंटा 24 घंटे में से कितनी बार होते थे ये हमें भी नहीं पता, क्यों मैं अंक, वो 1 घंटा 24 घंटे में कितनी बार आता था ये हम नहीं बता सकते, ठीक है भाई। हाँ तो मैं ओके तो कह रही हूँ कि ये टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना। 4 घंटे में बदल जाते थे भाई, एक एक करके घंटे में, 24 घंटे में कितनी भी बार देख लेते, बस देखते 1 घंटा थे। चलो क्वेश्चन नंबर 9, हॉब्सन्स चॉइस। वैसे हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो चॉइस एट ऑल, लेकिन इसमें जो है इन ऑप्शंस में आपको कौन सा लग रहा है? हॉब्सन्स चॉइस नो चॉइस एट ऑल है, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर, फीलिंग ऑफ स्ट्रेंथ, एक्सीलेंट चॉइस। तो भाई हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है जिसमें कोई चॉइस ही ना हो, तो ये है या तो रख लो या छोड़ दो, है ना। एक भाई हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, अगर आप गए और आपको कहा या तो ऑफर ले लो या छोड़ दो, ऑफर ले लो या छोड़ दो, तो आपके पास चॉइस कहाँ है? आप या तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते, लेकिन आपको ये तो नहीं है कि हम आपको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, थोड़ा सा और वो कर लेंगे, टू एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। तो ऑप्शंस चॉइस होते हैं, अब चॉइस तो बची ही नहीं ना, या तो रख लो या छोड़ दो, ये है। तो नो चॉइस एट ऑल, चॉइस नहीं है आपके पास कि नहीं ये मुझे ये नहीं ये चाहिए, मुझे ये नहीं ये चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शंस चॉइस है। जैसे कई बार कभी कभी मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल देती हूँ, जब टमाटर महंगे होते हैं, तो जब टमाटर खरीदने के लिए जाओ और सब्जी वाले से कहो जरा टमाटर हाथ में लेके देखो, सब्जी वाला कहेगा और आपसे कहो, पहले तो सब वो टमाटर जो है वो ऐसे देखेगा आपको जैसे आपने पता नहीं कौन सी टेरिटरी पे उसके जो है वो हमला कर दिया। फिर वो आपके यहाँ पे आपने कहा ना भैया ये जो है ना, जैसे जब टमाटर 100 रुपये 200 रुपये किलो बिकते हैं, भैया ये 90 के लगा लो, लेना है तो ले लो जी, नहीं तो अब कल को तो हो सकता है ये 110 रुपये के मिले। अब हमारे पास ऑप्शंस चॉइस है कि या तो हम खरीदेंगे या हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास चॉइस नहीं है ना। तो और यही टमाटर जब 20 रुपए 25 रुपए किलो बिकते हैं, तो आप टमाटर उठाइए, उसमें चुनिए, वो आपको कभी कुछ नहीं कहते हैं। आप वो कहेंगे बहन जी आधा किलो और ले लो तो और कम पैसे लगा दूंगा, ये भी होता है ना। तो ये, लेकिन जब चीज जो है वो उसका दाम बहुत ज्यादा है, तो वो या तो एक्सेप्ट द ऑफर और लीव द ऑफर, है ना। ठीक है, तो दैट इज हॉब्सन्स चॉइस, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। ठीक है जी, तो इसका आंसर है बी। नाउ टू बी एट लॉगर हेड्स, ये तो सभी को ही पता है, टू बी एट लॉगर हेड्स, टू हैव टफ एनकाउंटर, टू बी एट एनमिटी, टू फेस स्टिफ ऑपोजिशन, टू टैक्स वंस माइंड एंड बॉडी। टू बी एट लॉगर्स हेड, टू बी एट लॉगर्स हेड का मतलब है कि जब से जमीन जायदाद का झगड़ा हुआ है, ये दोनों भाई जो हैं वो लॉगर हेड पे हैं, जब से जो है आपस में जमीन जायदाद पे बात चल रही है, तो दोनों के दोनों जो है लॉगर्स हेड पे हैं। बताओ अब क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, बताओ 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 बताओ। टू बी एट एनमिटी, संघर्ष लड़ाई, तो वो जो है टू बी एट लॉगर्स हेड्स। अब बताओ यहाँ तक बात समझ में आएगा, आगे नहीं आ गई यहाँ तक, वो कैबलरी जो है यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? ओ भैया कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आ गई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हैव नो ट्रक विद। अब ये आपका आ गया, ये भी एक ईडियम है, आई डोंट नो वेदर यू मतलब ये पहले भी आपने सुना है या नहीं सुना। स्ट्राइफ का मतलब होता है लड़ाई, संघर्ष। टू हैव नो ट्रक विद, अब मैं इसके ऑप्शन दिखा देती हूँ आपको पहले। टू हैव नो ट्रक विद, हैव नो मीन्स ऑफ कन्वेंस,
साइंटिफिकली बैकवर्ड, टू हैव नो ट्रेड विद, टू हैव नो डीलिंग्स विद, हैव टू हैव नो ट्रक विद। अब बताइए इसका क्या मीनिंग होना चाहिए, टू हैव नो ट्रक विद। देखो भाई, टू हैव नो ट्रक विद का मतलब होता है कि मुझे तुम्हारे से किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी है, ठीक है। तो जो है ना, मुझे तुमसे किसी भी प्रकार की कोई इन्वॉल्वमेंट तुम्हारे साथ नहीं रखनी है, मुझे तुम्हारे साथ किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। है ना, तो ये है टू हैव नो डीलिंग्स विद। इसका आंसर होगा कि टू हैव नो ट्रक विद का मतलब होता है कि यू आर रिफ्यूजिंग टू बी इन्वॉल्व और एसोसिएटेड विद समवन इन एनी वे। जब आप मना करते हैं किसी के साथ किसी भी प्रकार की इन्वॉल्वमेंट का, तो उसका आंसर होता है टू हैव नो डीलिंग्स विद। मैं तेरी आंखों में उदासी अभी देख सकता नहीं, है ना। वो एक ये गाना है ना, किंग का गाना, अगर आपने सुना हो, है ना, मैं तुझे खुश में रखूंगा सोने यार, उसमें पहले जब शुरुआत होती है ना, तो बोलती है अर्पण रहने देना यार, मुझे तुझसे किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखना है ना। तो ये जो है ये तो ये इस पे उसके बाद गा, मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं। तो वो लड़की कह रही है आई हैव नो ट्रक विद यू, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मैं जो है आई विल कीप यू हैप्पी ऑलवेज फॉर एवर। तो ये जो है यहाँ पर, तू मान मेरी जान, हाँ बिल्कुल सही, किंग का जो गाना है। तो इसका आंसर है टू हैव नो डीलिंग्स विद। देख रहे हो भाई, एक टीचर को कितना कुछ करना पड़ता है ना, कि जब आपको पढ़ाना होता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो है जो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं टीचर्स, क्या मतलब उनके इतने बढ़िया रील्स वगैरह बन रहे हैं, सब नाच गा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसमें वो वाला देखा है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, है ना। वो तो बिल्कुल ही वो है ना, बटरफ्लाई बट वेयर आर यू गोइंग, मेरा तो वो वाला जो है, वो आप देखिए कि टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू लर्न दिस। क्योंकि इसी तरीके से आप बच्चों को में एक लर्निंग के प्रति एक रुचि जो है वो जगा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू सी रेड, टू सी रेड, टू बी वेरी हैप्पी, टू फाइंड फॉल्ट, टू बी सैड, टू बी एंग्री। टू सी रेड का मतलब होता है टू मीन्स बिकम वेरी एंग्री। ये तो अपने इमोजीज भी देखी होंगी, जो गुस्से वाली इमोजीज होती है वो लाल रंग की होती हैं, बहुत गुस्से वाली इमोजीज जो होती है वो उसमें लाल रंग का वो निकल रहा होता है। टू सी रेड का मतलब होता है टू बी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। दैट इज वेरी जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाए तो उसे कहते हैं दैट इज टू सी रेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया टू बी एंग्री। अब यहाँ हम लोग जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे, ठीक। हाँ ये देखो इमोजी लाल वाली लगा भी दी इसने, लाल वाली इमोजी आ भी गई। नाउ द नेक्स्ट, अब हम लोग जो है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करेंगे। अब वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आ गए हैं। पहला है अ लीगल अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस, डॉक्यूमेंट, मॉर्गेज, लीज, इनवॉइस। A legal agreement by which a person borrows money from a bank usually to buy a house। तो मॉर्गेज करने का तो जो मतलब होता है ना, मॉर्गेज करने का तो मतलब जो होता है वो होता है कि गिरवी रखना। अ लीगल अग्रीमेंट बाय विच पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस। जब एक मॉर्गेज में तो गिरवी रखा जाता है, एक लीगल अग्रीमेंट जिसके थ्रू व्यक्ति बैंक से पैसा जो है वो लेता है और घर खरीदने के लिए। तो मॉर्गेज करना, घर मॉर्गेज करके थोड़ी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट उसको बोला जाता है, डॉक्यूमेंट, है ना। डॉक्यूमेंट कहते हैं उसको, कहा जाता है डॉक्यूमेंट। मॉर्गेज करना मतलब होता है किसी चीज को जो है गिरवी रखना। लीज होता है किसी चीज के जो आपको उस पर कब तक का आपका कब्जा रहेगा वो लीज दी जाती है। इनवॉइस होता है, ये आपने देखा होगा जब आप लोग आप खरीदते हैं, कोर्स खरीदते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है, वो इनवॉइस होती है। देखा, रसीद आती है आपकी, एक ऑनलाइन रसीद आती है आप लोगों की, दैट इज इनवॉइस। और डॉक्यूमेंट, लीगल अग्रीमेंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी,
डिबैकल, डेरेलिक्शन, डिटर्मिनेशन, डिटरेंट। तो ये है आपका देखिए यहाँ पर जो हमारे ये वर्ड्स आए हैं, फेलिंग, भाई जब आप जो है अपना काम करने से मना कर दो, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, अपना काम करने से मना कर दो, यानी कि जैसे अपने परिवार का काम करने से मना कर दो, या अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर दो, जो जिम्मेदारी दी गई है उसे उठाने से मना कर दो, तो उसे कहा जाता है डेरेलिक्शन। और डेरेलिक्शन के लिए और जो वर्ड होते हैं वो है जैसे ये डिटीरियोरेशन, नेग्लेक्ट, रैक एंड रुइन, ये भी हम लोग ले सकते हैं। और जैसे इसका जो आंसर है दैट इज बी, डेरेलिक्शन। अब आप लोगों को मैं और भी जो वर्ड है उनके बारे में बता देती हूँ। ये जो डिबैकल आ रहा है, डिबैकल जो वर्ड है ए, डिबैकल, डिबैकल इज फेलियर, फियास्को। इसके लिए जो हम एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, फियास्को, हिज वेंचर वॉज आर डिबैकल, तो ये होगा फियास्को, एंडेड इन फियास्को, बिल्कुल जो है फेलियर। और जो डेरेलिक्शन मैंने बताया आपको कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से ही मना कर देना, दैट इज डेरेलिक्शन। डिटर्मिनेशन होता है कि स्ट्रांगली किसी चीज को ठान लिया, तो वो जो है। और डिटरेंट किसे कहते हैं? डिटर्जेंट नहीं है ये, डिटरेंट है। तो डिटरेंट किसे कहते हैं भाई? डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी चीज, जैसे मैं इसको एग्जांपल से बता रही हूँ, द पनिशमेंट विल बी अ डिटरेंट टू अदर्स, यानी कि किसी को कोई काम करने से रोकने वाला, किसी को कोई काम करने से रोकने वाले को डिटर करना कहते हैं। डिटरेंट का मतलब होता है कि किसी को कोई काम करने से रोकने वाला। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम ये पनिशमेंट देंगे तो आगे लोगों को ये काम करने से ये चीज रोकेगी, तो पनिशमेंट विल बी अ डिटरेंट, ठीक है। तो हाँ, जैसे डिटरेंट, पनिशमेंट विल बी अ डिटरेंट टू अदर्स। तो आप इसमें यहाँ पर ये डिटरेंट के लिए अगर हम सिनोनिम्स लें तो हिंड्रेंस, इम्पेडिमेंट, और इसमें हम ले सकते हैं तो चेक करने के सेंस में यूज कर सकते हैं। डिटरेंट मतलब टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट इज। हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं इसके लिए कि आप ये एक बाधा की तरह होगा, तो दैट इज डिटरेंट। तो भैया इसका आंसर क्या था बताइए? नहीं, इसके अलग अलग है कि इम्पेडिमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, तो द आंसर वाज डेरेलिक्शन, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, और फियास्को मैंने जो बताया था अभी आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फियास्को? फियास्को क्या का मीनिंग बताया था? फेलियर, वेरी गुड। जैसे डिबैकल। प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, जो हम अभी थोड़ी देर पहले जो है अभी नॉवेल्स सैमुअल रिचर्डसन के पढ़कर आए हैं, तो दैट इज पॉलीगैमी, प्यूबर्टी, लेचरी, एडल्ट्री। तो दैट इज एडल्ट्री, बिल्कुल सही जवाब है। प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, इसे एडल्ट्री कहा जाता है। और दैट इज। और पॉलीगैमी, अभी मैंने आपको पॉलीगैमी का, बायगैमी का मीनिंग बता दिया था। पॉलीगैमी आपको पता है, पॉली मीन्स बहुत सारे, और गैमी मतलब होता है शादी, तो बहुत सारी शादियां। प्यूबर्टी का जो मतलब होता है, ये जो एक द एज ऑफ, जो एज जिसमें विच व्हेन अ पर्सन गेट्स रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। तो व्हेन अ पर्सन गेट्स रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज प्यूबर्टी। और लेचरी तो आपको भी, ये लेचरी सुन रखा है या नहीं सुन रखा है, ये बताओ भाई, लेचरी। है? ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत ऑफ एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, लेचरस इस एक ऐसे एक्सेसिव एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, तो लेचरी कहते हैं। ये एक वाइस है, बहुत जरूरत से ज्यादा जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसको लेचरी कहा जाता है। लाइसेंशियस लेचरी, बहुत ही ज्यादा जो एक्सेसिव डिजायर फॉर सेक्स, तो ये है लेचरी। तो इसका आंसर था आपका एडल्ट्री। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, जब लेटर लिखने के बाद कुछ भी लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉरिजेंडम। अच्छा, बहुत जल्दी जवाब आए वैसे मेरे पास। पोस्टेरिटी, पोस्ट डिक्शन, और पोस्ट स्क्रिप्ट, कॉरिजेंडम। तो मैं सबसे पहले आपको कॉरिजेंडम का ही मीनिंग बता देती हूँ। कॉरिजेंडम का मतलब होता है एन एरर इन अ प्रिंटेड बुक, टिपिकली एन एरर इन अ प्रिंटेड बुक। कॉरिजेंडम का मतलब होता है
एन एरर इन अ प्रिंटेड बुक, ये कॉरिजेंडम होता है। तो क्या इसका मतलब ये है भाई, क्या इसका मीनिंग ये है? नहीं है ना? ठीक है, नहीं है ना मीनिंग। एन एरर इन अ प्रिंटेड बुक। उसके बाद आपका था यहां पर पोस्टेरिटी ले लेते हैं आप, पहले आप पोस्टेरिटी से चलते हैं। पोस्टेरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमारे आगे आने वाले जो हमारे जो वंशज हैं, फ्यूचर जनरेशन, उसे हम बोलते हैं पोस्टेरिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज पोस्ट डिक्शन। पोस्ट डिक्शन, तो पोस्ट डिक्शन का मीनिंग है आपका दैट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अ प्रेडिक्शन अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना, दैट इज पोस्ट डिक्शन। तो ये है कि और एक्सप्लेनिंग समथिंग आफ्टर द, देखो एक होती है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन होती है भविष्य के बारे में, भविष्यवाणी जो करी जाती है प्रिडिक्शन होती है। पोस्ट डिक्शन होती है कोई चीज घटना के बाद उसके बारे में जो बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में, किसी घटना को पास्ट के बारे में जब एक्सप्लेन किया जाता है, पास्ट की किसी घटना को कि ये कारण हो सकता था, ये कारण हुआ होगा, तो उसे जो है कहते हैं। अब बताओ भैया कौन सा जो है वो बचा, एक ही बचा, वो है पोस्ट स्क्रिप्ट। तो भैया जब लेटर में आप कोई चीज जो लास्ट में ऐड करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट, जो है वो उसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो पोस्टेरिटी, फ्यूचर जनरेशन, हाँ बिल्कुल वो उसे कह सकते हैं हम। तो पोस्ट डिक्शन है द एक्ट ऑफ मेक, देखो प्रिडिक्शन जो फ्यूचर के बारे में बोलते हैं, पोस्ट डिक्शन जो पास्ट के बारे में किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ऐसे बोला अभी, बिल्कुल सही बताया मेघना ने, तो बिल्कुल सही बताया है। तो पोस्टेरिटी, फ्यूचर जनरेशन, पोस्ट डिक्शन द एक्ट ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट द पास्ट। और लेटर में आप अगर बाद में कुछ भी लिखते हैं जब साइन करने के बाद, उसे पोस्ट स्क्रिप्ट कहा जाता है। देखो ये स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, लिखने के बाद कुछ और लिखा, पोस्ट स्क्रिप्ट यानी कि लिखा, हमने लेटर लिख लिया, उसके बाद हम उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, और कॉरिजेंडम मैंने अभी आपको बताया था कि एन एरर इन अ प्रिंटेड बुक, जब किसी किताब में कोई टाइपिंग एरर होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉरिजेंडम कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, अब ये सिनोनिम्स लेने हैं हमको। ठीक है, ये हमारे सिनोनिम्स हैं, और ये सिनोनिम्स हमारे आ गए। पहला है लिजोम, डिसेप्टिव, डल, ग्रेसफुल। ये एक बहुत पहले ना एक ये मेकअप ब्रांड भी था, तो मेकअप ब्रांड से समझ जाओ क्या होगा ये, बताओ क्या होगा। दैट इज बिल्कुल सही। लिजोम का मतलब होता है जो जो ये ग्रेसफुल, जैसे जो लोग होते हैं ना स्लेंडर, पतले दुबले, फ्लेक्सिबल, लाइट से चलते तो ऐसा लग रहा बतासों पे पैर रख के चल रहे हैं, वो होते हैं लिजोम। जब चले तो बतासे भी ना टूटे, उन्हें कहते हैं लिजोम, दे आर नोन एज लिजोम। ऐसा चलता है बहुत ही ग्रेसफुली। कुछ लोग होते हैं इतने ज्यादा ग्रेसफुल होते हैं, इतने ज्यादा ग्रेसफुल होते हैं ना, यू जस्ट वॉच देम एंड मतलब बहुत ग्रेसफुल होते हैं वो, तो उनको जो है ना वो लिजोम कहा जाता है। स्लेंडर, फ्लेक्सिबल और बहुत ही ग्रेसफुल, दे आर कॉल्ड लिजोम। ठीक है, अच्छा डिसेप्टिव का क्या मतलब होगा? डिसेप्टिव मीन्स लुक्स आर डिसेप्टिव, फिल्टर लगा लगा के करते हैं लोग, है ना, धोखा। फिर जो है लुक्स आर डिसेप्टिव, आज के समय में सबसे ज्यादा फिल्टर लगा के लोग जो है वो रील्स वगैरह बनाते हैं। तो डिसेप्टिव का मतलब होता है कि विच इज नॉट रियल, जो मतलब जो डिसेप्टिव के मतलब रियल नहीं है। और डल और स्लो तो पता ही है क्या होता है, फेक, बिल्कुल सही है। उसके बाद अब हम लेते हैं, इसका आंसर है सी, ग्रेसफुल। अब हम लेते हैं गाफ। गाफ, कंपटीशन, ब्लंडर, कंपल्शन, वर्च्यू। गाफ, कंपटीशन, ब्लंडर, कंपल्शन, वर्च्यू। यस,
गाफ का मतलब होता है, एक्चुअली ये एक वर्ड आप लोगों ने, ब्लंडर का मतलब, कई लोग ब्लंडर के साथ मिस्टेक यूज करते हैं, आपने सुना है कई लोग ब्लंडर के साथ मिस्टेक यूज करते हैं, है ना। कभी भी ब्लंडर के साथ जो है ना वो मिस्टेक कभी भी यूज नहीं किया जाता। एक जो ब्लंडर है उसका मतलब ही क्या होता है, मिस्टेक होता है, तो उसको जो है वो नहीं कहा, ब्लंडर मिस्टेक बोलते हैं, ब्लंडर के साथ कभी मिस्टेक नहीं लगाते, क्योंकि ब्लंडर में अपने आप ही मतलब ही होता है, बहुत गलती को बोला जाता है। तो अगर हम गाफ को लें तो गाफ का जो मतलब होता है कि अ, जैसे अव्यावहारिक टिप्पणी होती है ना, ब्लंडर होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार कुछ लोग बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अब आप लोग पॉलिटिक्स, जिसका मजाक जो है वो बन जाता है, ये आप लोगों ने, हम ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ब्लंडर के साथ बहन कभी जो है ना वो बिग नहीं यूज करते, ब्लंडर का मतलब ही होता है बड़ी मिस्टेक, तो वी ऑलवेज यूज ब्लंडर। तो गाफ जो होता है ना कि कोई एक ऐसा एम्बैरसिंग जो एरर होती है, एक एम्बैरसिंग एरर, उसे हम गाफ जो है वो कहते हैं, एक एम्बैरसिंग गलती जो है जिसे बाद में एम्बैरस होना पड़ता है। जैसे आप लोग अभी जब देखते होंगे तो लोगों के पुराने बयानों को दिखाते हैं, पुरानी चीज़ों को दिखाते हैं, जो उन्होंने कहीं कुछ बोल रखा होता है, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड गाफ। कि जो सामाजिक रूप से कुछ सार्वजनिक रूप से कुछ टिप्पणियां कर दी जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड गाफ। तो जो उसे कहते हैं ब्लंडर, दैट इज ब्लंडर जो है वो बोलेंगे, वैसे तो बेसिकली वो ब्लंडर ही है। बिग नहीं यूज करते, स्मॉल नहीं यूज करते, कुछ नहीं यूज करते हैं। अ मिस्टेक दैट अ पर्सन मेक्स इन अ सोशल और पब्लिक सिचुएशन, दैट इज गाफ या ब्लंडर। ठीक है जी। और इसके लिए आप लोगों ने एक अगर और टर्म सुन रखा हो, तो ये एक वर्ड है, इसको प्रोनाउंस करते हैं फोपा। फोपा, फूफा से जो याद रखते हैं, फोपा। फोपा भी जो है वो यही होता है कि कोई एक गलती जो है वो, या फोपा। तो ये इसके लिए इसका सिनोनिम के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, फोपा। ठीक है। गलत गलत जगह पर गलत बात कर देना, दैट इज नहीं, ये फ्रेंच वर्ड है। फोपा इज अ फ्रेंच वर्ड। टेकिंग जो है गलत जो है, टेकिंग इन जो है इनकरेक्ट स्टेप। तो फोपा इज अ फ्रेंच वर्ड, इसको जो गाफ का ये सिनोनिम है, इसका मीनिंग होता है गलत जगह पे गलत बात बोल देना, दैट इज फोपा। गलत जगह पे गलत बात बोल देना बहुत बड़ा फोपा होता है। ठीक है, तो ये ब्लंडर है, और इसीलिए मैं इसको जो है यहाँ पे बोल चुकी। अब मुझे नेक्स्ट 19 वाला जो है, दैट इज ग्रूसम। हेटफुल, पेनफुल, ट्रैजिक, फ्राइटफुल, ग्रूसम। भाई साहब जो जो अ, जब युद्ध की और उसकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं ना, युद्ध की, तो वो ग्रूसम होती हैं, जिसमें लाशें ही लाशें चारों तरफ जो है वो फैली हुई होती हैं, तो वो दर्दनाक के साथ डरावनी भी होती हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, ग्रूसम का आंसर जो है वो क्या होगा, बहुत ही हॉरिफाइंग, अनप्लेजेंट, बहुत ही, है ना, बहुत ही हॉरिफाइंग। एक मिनट रुको, अगर हो रहा है ब्लड हो रहा है तो मैं इसे ठीक करती हूँ। अब देखो, अभी हो रहा है, ये मैंने ऑटो और वो नहीं करा था, अब ठीक है, ठीक है। वो मैं इधर उधर हिल रही हूँ ना, तो कैमरा कह रहा है कहाँ को इधर उधर को भागती फिर रही है, सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकती, तेरे चक्कर में कभी मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, कभी वहां जाना पड़ रहा है, इसीलिए मैं ब्लड हो रहा हूँ, ले परेशान हो, और कर अपने स्टूडेंट्स को भी परेशान। ये कैमरा कह रहा था एक्चुअली। तो मैंने कहा कि चलो भैया इसको ऑटो कर वो वाले पे कर दूं, करेक्ट कर दूं, नाराज ना हुआ करो भैया तुम। तो ये जो है ग्रूसम है, बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट, बहुत ही ज्यादा डरावना। जैसे आप कभी भी, अगर जैसे एक याद है, एक बार एक फोटो आई थी जो है जिसमें जो है कुछ लोग जो है वो अपने देश से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो समुद्र पे बच्चों की बॉडीज जो है वो पड़ी हुई थी, उल्टे पड़े हुए थे बच्चे। वो पिक्चर ऐसी थी कि वो ना आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते।
जो वो मैंने वो देखी थी कि जो फोटोज थी वो जब उसमें, तो उसे क्या कहा जाता है, वो बहुत ही डरावनी, बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत ही ज़्यादा आपको झंझोड़ने वाली, पेनफुल होती है। तो पेनफुल के साथ साथ डरावनी होती है। तो ग्रूसम का मतलब होता है बहुत ही डरावना और बहुत ही फ्राइटफुल। तो इसका आंसर होगा दैट इज फ्राइटफुल। ग्रूसम इज फ्राइटफुल। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन, जैसे ऑब्लिगेशन से बना, ऑब्लिगेशन से बना कि भाई करना ही पड़ेगा, दैट इज ऑब्लिगेटरी। तुम मानो या ना मानो लेकिन तुमको ये चीज करना ही पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। ऑब्लिगेटरी मतलब होता है कि आपको ये काम करना होगा। जैसे कि भाई जब से जो है मेरठ में अब हर जगह जो है, अब आप लोकल भी चलते हैं तो अगर आपने सीट बेल्ट ना लगा रखी हो तो चालान कट जाता है। तो भाई दिल्ली वगैरह में तो है ही, लेकिन अगर अब वैसे भी होने लगा है, तो अगर मेरठ में भी होने लगा है, तो भाई अगर आप गाड़ी में बैठोगे तो सीट बेल्ट लगाओगे, दैट इज ऑब्लिगेटरी। नहीं लगाओगे तो चालान कट जाएगा, रूल की वजह से, दैट इज ऑब्लिगेटरी। तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रैथ, जेलसी, हेट्रेड, एंगर, वायलेंस। रैथ, 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 रैथ का मतलब एक ऐसा गुस्सा होता है जब मन करता है किसी को धित धपाधप बजाए चले जाओ। रैथ का मतलब होता है, रैथ एक वो गुस्सा है जिसपे मन करता है कि के नहीं आता गुस्सा। कई बार जब ये मन करता है जो चीज हाथ में है उसे उठा के पटको, किसी को मारो, तो वो जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड रैथ। जब रैथ वो गुस्सा होता है जिसमें आपको किसी को पनिश करने का मन करता है, दैट इज कॉल्ड रैथ, दैट इज रैथ। जब पनिश करने का मन करता है, ऐसा गुस्सा हर रोज आता ही रहता है मुझको तो, ठीक है। तो जो है रैथ इज एंगर, ठीक, कि जब पनिश करने का मन जो है करता है। चालान को चालान ही बोलते हैं, बिल उसमें है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, चालान तो इंग्लिश वर्ड है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जो वर्ड है, हाँ जी, अब मैं नेक्स्ट वर्ड पे आ गई हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी मुझे लगता नहीं है होगी। और ये है, यह नेक्स्ट वर्ड है आपका इंटरनेसाइन। डेडली, फूल हार्डी, स्टेल्थी, इंटरनेशनल। बैठ जाऊं? हाँ जी, चलो बताओ भाई, वर्ड देखो और पहले वर्ड देख के और सोचो कि क्या हो सकता है। इंटरनेसाइन, पहले इसका वो देखिए, इंटरनेसाइन, डेडली, फूल हार्डी, स्टेल्थी और जो है इंटरनेशनल। भाई इंटरनेसाइन जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग पहले आप ये समझिए, बहुत ही ज्यादा जो ये कहते हैं कि मार्क्ड बाय स्लॉटर, डेडली, बहुत ही ज्यादा जो खतरनाक होता है। जब दो इंटरनेसाइन वॉर होता है, जब आपस में ही मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, दोनों के लिए बहुत खतरनाक होता है, उसे इंटरनेसाइन जो है वो कहा जाता है। इंटरनेसाइन का मतलब होता है डेडली, बहुत ही खतरनाक, दैट इज कॉल्ड, जो डिस्ट्रक्टिव होता है, विध्वंसक होता है, उसे इंटरनेसाइन जो है वो कहा जाता है। अगर आपस में ही मेंबर्स जो है वो लड़ रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट इज इंटरनेसाइन जो है वो क्वेरल कहा जाएगा। जो विध्वंसक, डेडली, खतरनाक जो है उसे कहा जाता है जब आपस में ही मारकाट जो है वो मच जाती है। तो इंटरनेसाइन का जो मीनिंग है वो क्या है, दैट इज डेडली, दैट इज डेडली। अब आप लोग में से कई लोग जो है वो जवाब दे रहे थे, इसका सी दे रहे थे, स्टेल्थी। भाई स्टेल्थी नहीं हो सकता, इसका जो है अब पहले मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि दूसरा जो मीनिंग है, फूल हार्डी। फूल हार्डी का मतलब होता है दुस्साहसी, अनावश्यक जो है वो खतरे मोल लेने वाला। फूल हार्डी का मतलब होता है दुस्साहसी, और जैसे कहना चाहिए द पर्सन हु टेक्स अननेसेसरी रिस्क, बिना बात के ही जो रिस्क लेता रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड फूल हार्डी।
इसके लिए आप डेयर डेविल कह सकते हैं, फूल हार्डी के लिए डेयर डेविल कह सकते हैं, एडवेंचरस कह सकते हैं, डेयरिंग कह सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को शौक होता है कि किसी ने कह दिया हाँ भाई रात के जो है 2 बजे तू कब्रिस्तान में चला जाएगा, हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा, वो एक्ट क्या कहलाएगा? दैट इज फूल हार्डी, डेयर डेविल एक्ट। बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस, दैट इज फूल हार्डी। अब आपने जो है मुझसे ये पूछा, इंटरनेशनल तो आप सबको पता ही है कि क्या है। आपने मुझसे पूछा स्टेल्थी का क्या मीनिंग होता है, तो स्टेल्थी का मतलब होता है कि बहुत ही चुपके से जो काम करना, जैसे स्टेल्थीली है, चोरी चोरी छिपे, चोरी चोरी छिपके चुपके, उसे कहते हैं स्टेल्थीली। वैसे स्टेल्थीली होना चाहिए था, स्टेल्थी चोरी छुपे जो है वो काम करना, कि सरप इन सरप्शियस मैनर, कि किसी की नज़र में आए बिना कोई काम करना। तो इंटरनेसाइन का मीनिंग होता है डेडली। इंटरनेसाइन इज डेडली फियर्स, जो अगर लड़ाई हुई, जैसे अभी आपको पता है कि भाई जब युद्ध होता है तो वो दोनों जिस जिस देश के जो अब युद्ध होता है तो दोनों देशों के बीच में अगर हो रहा है तो दोनों के लिए ही वो इंटरनेस, बिल्कुल जैसे वही वाला यूक्रेन और रशिया। तो इंटरनेसाइन का मतलब होता है डेडली, दोनों के लिए ही वो विध्वंसक, रुइनस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, दैट इज अम्ब्रेज। अम्ब्रेज वर्ड आया आपका, अम्ब्रेज, डिबेट, बैटल, ऑफेंस, क्वेरल, अम्ब्रेज, दैट इज अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का जो मीनिंग होता है वो मतलब है कि किसी बात पे गुस्सा हो जाना, किसी बात पे नाराज हो जाना, उसे अम्ब्रेज बोला जाता है। तो किसी बात पे गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, टू टेक ऑफेंस, टू टेक ऑफेंस। अम्ब्रेज का मतलब होता है टू टेक ऑफेंस, किसी बात पे गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाने को अम्ब्रेज जो है वो कहा जाता है। अम्ब्रेज, टू टेक ऑफेंस, किसी बात पर गुस्सा हो जाना। कि अगर आप किसी को कोई चीज बोल देते हैं, चाहे आपने वैसे ना बोला, आई टेक ऑफेंस ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, कि दिस वर्ड माइट साउंड ऑफेंसिव टू यू, तो ये है। हाँ, टू टेक ऑफेंस का मतलब होता है किसी बात पर नाराज हो जाना, किसी बात पे गुस्सा हो जाना, उसे कहते हैं टू टेक ऑफेंस, किसी बात पर। जैसे अगर आप किसी को, आजकल आप देख रहे हैं जब जो है जब किसी को ह्यूमिलिएट करना होता है तो वो उसके बॉडी शेप को लेकर या किसी चीज, बॉडी शेमिंग करते हैं। और जब बॉडी शेमिंग करते हैं तो पीपल टेक ऑफेंस ऑफ इट और नॉट, लेते हैं ना। जब बॉडी शेमिंग करा जाता है, जब कोई पतला है तो जो है उसको बॉडी शेमिंग, कोई मोटा है तो उसको मोटे की वजह से तो वो पीपल टेक ऑफेंस ऑफ इट, है ना। तो उसको क्या कहा जाता है? अम्ब्रेज, टू टेक ऑफेंस ऑफ इट। ये मेरा कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर है ऑफेंस। नेक्स्ट इज स्पाइट। स्पाइट, कंसर्न, एडमिरेशन, मेलाइस, इंडिफरेंस। कंसर्न, एडमिरेशन, मेलाइस, इंडिफरेंस। स्पाइट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को जो है एक इच्छा होना किसी को दर्द पहुंचाने की, किसी को इच्छा होना किसी को दर्द पहुंचाने की, तो क्या होगा? दैट इज मेलाइस। मेलाइस जो है इसको किसी को दर्द पहुंचाने की इच्छा। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ना, कि उसको बोलते हैं। तो मेलिस का मतलब होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की चाह रखना, दैट इज स्पाइट या मेलिस। बैशफुल, विजिलेंट, कॉन्फिडेंट, शाय, होपफुल। बैशफुल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है शर्मीला, है ना। और बैशफुल होता है बहुत ही ज्यादा जो शर्मीला या शर्मीली जो होते हैं, बैशफुल कि अपनी बात कहने में भी जिनको बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है, जो खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते हैं, दैट इज शाय। ठीक है। विजिलेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिलेंट? विजिल रखना, विजिलेंट होना। विजिल का क्या होता है? विजिलेंट, अलर्ट, दैट इज अलर्ट। ठीक, यस, ऑब्जर्वेंट। गार्नर, गार्नर, डिस्ट्रीब्यूट, डेकोरेट, प्रिजर्व, कलेक्ट। गार्नर, देखो भाई, इंफॉर्मेशन या अप्रूवल को जब इकट्ठा करना होता है, गार्नर मीन्स होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू गार्नर इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। गार्नर का मीन्स होता है कलेक्ट करना, कलेक्ट, दैट इज गार्नर इज कलेक्ट करना, गैदर करना, और स्पेशली इंफॉर्मेशन, टू गैदर इंफॉर्मेशन। गार्नर इज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, गार्नर इज टू कलेक्ट। तो डी है इसका आंसर, इज डी। चलिए अब ये जो है हम लोग अभी पहले जो है हम अपना पहले पैसेज करेंगे, उसके बाद ये PQRS वगैरह वाला करेंगे। तो हम पहले पैसेज करेंगे। अब आपको मैं पैसेज पहले मैं आपके सामने ही पैसेज जो है वो पूरा पढ़ूंगी, आप मेरे साथ पढ़ोगे।
फिर उसके बाद वैसे तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए तरीका यही होता है कि आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें हमें पहले पैसेज ही पढ़ना पड़ता है। तो लेट्स रीड द पैसेज। अच्छा, जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हम कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन का वो किसी भी वर्ड का उसी समय मीनिंग जो है वो नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग वो हो जाता है। तो चलिए अब मैं पहले यहाँ से आप लोगों का ये जो है आपका पैसेज जो है वो मैं पहले पढ़ना शुरू कर रही हूँ, और आप लोग मेरे साथ ही ये पैसेज जो है वो पढ़ेंगे। और चलिए हम लोग पैसेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इवन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ लैटिन अमेरिकाज रिलेटिवली वोलेटाइल पॉलिटिक्स, there seem to be few parallels in recent memory to the brutally authoritarian rule of Venezuelan President Nicolas Maduro, who has plunged a prosperous nation into complete paralysis. But Mr. Maduro seems in no mood to mend his ways, even after the controversial move in March to nullify the popularly elected parliament drew strong rebuke from regional allies as well as the international community. Of course, few believed then that such condemnation of the Supreme Court's aborted dissolution of the nation's highest democratic institution would result in a rethink on Mr. Maduro's overall approach. In a coldly calculated move, the government in April disqualified Henrik Capriles, seen to be a key contender for the 2018 presidential election, from holding public office for 15 years. The move was reminiscent of the bar on another opposition politician by the former president Hugo Chavez. The current regime, unfazed by the groundswell of resistance against its dictatorial rule, has persisted in deploying the security forces to unleash violence and terrorize protesters. Instances are legion of Mr. Maduro's contempt for the rule of law and the will of the people since the victory of the opposition dominated National Assembly in the December 2015 general elections. आपके ये जो क्वेश्चंस है, अब हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमने ये पैसेज पढ़ लिया, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये है, ऑथोरिटेरियन रूल इज इन, ये जो बात चली है ये किसकी है? ऑथोरिटेरियन रूल इज इन लैटिन अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला या अमेरिका? तो आपका फटाक से क्वेश्चन का आपने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे ये था कि few parallels in recent memory to the brutally authoritarian rule of Venezuelan president. तो इसलिए इसका आंसर है आपका ये वेनेजुएला, इसका आंसर है आपका दैट इज वेनेजुएला। बात जो ऑथोरिटेरियन रूल की हुई थी वो वेनेजुएला की हुई थी, है ना। अगर हम केस ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ ले, लेकिन बात ये होती है कि हर पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन आते हैं तो उसको स्किप करके करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें पैराग्राफ को ही बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो ऑथोरिटेरियन, हम जैसे कुछ पॉइंट्स है, ऑथोरिटेरियन रूल कहाँ पर है, बहुत कम टाइम में हमें इसे सॉल्व करना होता है। अगर हम इस पैसेज की बात करें कि इवन बाय द स्टैंडर्ड्स of Latin America's relatively volatile politics, there seems to be a few parallels in recent memory to the brutally authoritarian rule of Venezuelan presidents. कि अगर हम लैटिन अमेरिका के स्टैंडर्ड्स की बात करें तो फ्यू पैरेलल्स हमें देखने को मिलते हैं जो ऑथोरिटेरियन रूल है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मेडुरो का, who has plunged a prosperous nation, जो उन्होंने एक अच्छे नेशन को पैरालिटिक स्टेट में लाकर रख दिया है। बट मिस्टर मेडुरो सीम्स इन नो मूड, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने तरीके सुधारने के मूड में नहीं है। फटाफट इसको पढ़ना। अब आगे, मिस्टर मेडुरो ट्राइज टू नलीफाई सुप्रीम कोर्ट, रीजनल कोर्ट, रीजनल अलाइज, पार्लियामेंट या फॉर्मर प्रेसिडेंट। मिस्टर जो है नलीफाई द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट ड्रू स्ट्रॉन्ग रिब्यूक फ्रॉम रीजनल अलाइज। तो यह मिस्टर मदुरो ट्राइड टू नलीफाई, उन्होंने किसको जो है वो नलीफाई करने की कोशिश करी थी? तो उन्होंने कहा मिस्टर जो है, आप यहाँ देखिए कि उन्होंने जो है यहाँ पर ये आएगा इसका आपका कि देखे यहाँ से, बट मिस्टर मदुरो सीम्स इन नो मूड टू मेंड हिज वेज इवन आफ्टर द कंट्रोवर्शियल मूव इन मार्च टू नलीफाई द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट।
टू पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट। चाहे आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज जो है यहाँ पर जो है ये दैट इज पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट। द करेंट रेजीम इन वेनेजुएला इज लेड बाय, इस समय जो वेनेजुएला में जो करंट रेजीम है वो किसके द्वारा जो है वो लीड करी जा रही है। अब यह नाम अगर आपने पढ़ा हो तो देखिएगा कि यहाँ पर है एन मदुरो, एच शवेज, एल डिसिल्वा, एच कैप्राइल्स। तो ये है अभी वेनेजुएला में किसके जो है वो चल रहे, बिल्कुल सही, मदुरो, मदुरो के द्वारा। बट मूव इन मार्च, अभी इस समय जो है वो किसकी है, मिस्टर मदुरो की है। इस समय मिस्टर मदुरो की जो है वो उनका जो है वो चल रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखो, ये है प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो हु हैज प्लंज्ड अ प्रॉस्परस नेशन इनटू कंप्लीट पैरालिसिस। उन्होंने नलीफाई करने की कोशिश करी थी पार्लियामेंट को। Few believe then that such condemnation of the Supreme Court's aborted dissolution of the national highest democratic institution would result in a rethink on Mr. Maduro's overall approach। तो पूरा इसमें मिस्टर मदुरो जो है इस समय जो वेनेजुएला को लीड करा जा रहा है किसके द्वारा, मिस्टर मदुरो के द्वारा जो है वो करा जा रहा है। और यहाँ पर ये आया है कि in a coldly calculated move the government in April disqualified Henrik Capriles seemed to be a key contender for the 2018 presidential election। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये देखिए एक वर्ड अभी आया था, लैटिन अमेरिकाज पॉलिटिक्स इज रिलेटिवली। इसका आंसर था आपका मदुरो है, दैट इज ए। लैटिन अमेरिकाज पॉलिटिक्स इज रिलेटिवली कैसी है, लैटिन अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है क्या वो स्टेबल है, सिस्टमेटिक है, काम है, या वोलेटाइल है। तो वो कैसी है, वोलेटाइल है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल, वोलेटाइल का क्या मीनिंग होता है? यस दैट इज हाँ बिल्कुल सही, परिवर्तनशील को जो है वो कहा जाएगा, दैट इज वोलेटाइल। ठीक, चेंज, हाँ जी बिल्कुल सही है। मिस्टर मदुरो हैज शोन कंटेम्प्ट फॉर द, मिस्टर मदुरो ने, अभी मैं ये क्वेश्चन बार बार जो है ये बोला है आप लोगों के लिए कि मिस्टर मदुरो जो है शोन कंटेम्प्ट, अब्यूज ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, इलेक्शन प्रोसेस, नेशन। मिस्टर मदुरोस यहां पर ये देखिए देखो यहां से अगर तुम इसे पढ़ो तो यहां पर ये आएगा कि देखो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट्स डिक्टेटोरियल रूल। अब यहां पर ये मिस्टर मदुरो's कंटेम्प्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, ये देखो यहां लिखा हुआ है मिस्टर मदुरो's कंटेम्प्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ। सेम कई चीज पूछा है कि मिस्टर मदुरो हैज शोन कंटेम्प्ट फॉर द, तो इसका आंसर क्या है, दैट इज बी, रूल ऑफ लॉ। अब आपके पास जब ये क्वेश्चंस हम देंगे तो आप लोगों के पास क्वेश्चंस का ये रहेगा कि किस तरीके से जो है वो आप लोग को, अभी तो ये छोटा पैराग्राफ था, पैराग्राफ बड़े बड़े भी आते हैं, लेकिन आपको ना इसमें कीवर्ड्स पकड़ के फिर उसको करना होगा, ऊपर नीचे करना पड़ता है। हर क्वेश्चन के साथ पैराग्राफ आता है, इसमें हर क्वेश्चन के साथ पैराग्राफ आता है। मेरे पास अभी वो नहीं था कि मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको पैराग्राफ दूं, मगर धीरे धीरे पढ़ के और उसके कर। सबसे पहले जब भी हम कोई पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं तो हमें कभी भी उस पैराग्राफ को वर्ड फॉर वर्ड जो है ट्रांसलेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस करने में टाइम लग जाता है। अभी समय लग रहा है लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें जो है वो हो जाएंगी। अभी ये उसके थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, कल इसके साथ हम PQRS और बाकी के अपने काम जो है वो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप कल, बाय बाय। ओके जी। ये था हमारा आज का क्लास का सेशन, जो यूट्यूब के लिए भी मैंने इसमें बनाया था। ये पूरा क्लास का सेशन था और इसमें जो है वो सेशन थोड़ा लंबा है। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।